अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो सालाना गोशवारे हैं वो आईआरएस पे या एफबीआर पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप घर बैठे ही जो है अपनी जो सालाना गोशवारे हैं वो जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन ही। इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। इसमें सैलरी सैलरी से जो इनकम है या किसी और आप ऑनलाइन कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर इनकम है या फिर आपका कोई बिजनेस है तो उसी हिसाब से उसके गोशवारे जमा होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि आप सालाना पे अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपने चले जाना है अपने यूज़र आईडी खोलने के लिए। सबसे पहले आपने लिखना है आईआरएस एफबीआर। ठीक है। तो ये देखें जी, ये जो फर्स्ट पे ही है आईआरएस। तो इस दफ़ा थोड़ा सा ये 2023 में इन्होंने पिछली दफ़ा से थोड़ा सा डैशबोर्ड जो है ना वो चेंज की है। इस वजह से थोड़ी लोगों को इसमें परेशानी होती है इसको अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो चेंज है। तो इस वजह से नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि जिसने पहले पिछले साल खुद किया था उसको भी अभी थोड़ा सा इसको मतलब जो डैशबोर्ड है इसका चेंज है तो उसको भी थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। अपना यहाँ पे CNIC लगाना है और उसके बाद पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड और CNIC यहाँ पे सेव्ड है, तो मैं इसको जस्ट लॉग इन करूँगा। ठीक हो गया। तो अब आपने आ जाना है कि नॉर्मल रिटर्न करनी है या सैलरी रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ पे फिलहाल सैलरी रिटर्न पे जाएंगे। ठीक है। तो ये क्लिक, तो ये पूछ रहा है कि आपने किस साल का करना है। तो अभी हम 2023 का करेंगे, तो 2023 यहाँ पे लिखेंगे और इसको करेंगे सिलेक्ट। ये 1 जुलाई से 2022 से 30 जून 2023 तक होता है। ठीक है। तो इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। मैंने पहले यहाँ पे इस फाइल को सेव किया हुआ है, इसलिए ये कह रहा है कि पहले ऑलरेडी आपने सेव की हुई है। तो जब जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे इसको, तो आपके सामने जो है वो मेन्यू खुल जाएगा। ऐसे आपके सामने जो है ना वो इसकी साल 2023 की जो है वो मेन्यू खुलेगी। तो अभी हम सैलरी रिटर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट पे जो है अपना विंडो मेन्यू है, इसको आपने देखना है और यहाँ से इसको सैलरी सिलेक्ट करना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और सैलरी सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी जो कि सिलेक्ट है। उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम सैलरी जो है आपने टोटल जो आपकी सैलरी है, सैलरी आपने कौन सी शो करनी है कि अपनी जो जुलाई 2022 से लेकर और जून 2023 तक जो भी आपकी इनकम आई है, जो भी आपकी सैलरी आई है, तो वो आपने यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे जो है ना इंटर कर देनी है। तो उसमें तरीक़ाकार ये है कि जुलाई की और जुलाई अगस्त सितंबर की तकरीबन सैलरी सेम होती है। उसके बाद नवंबर अक्टूबर नवंबर की जो है वो डिफरेंट होती है, उसमें कन्वेंस अलाउंस लग जाता है। और उसके बाद जो है दिसंबर से लेकर और जून तक वो सारी जो सैलरी है वो सेम होती है। वो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो ये महीने बनते हैं और पिछले को वैसे इंडिविजुअल जमा कर लें। तो इस तरह से आपकी टोटल जो है वो सैलरी आ जाएगी। आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, दोनों से ही आप अपनी सालाना इनकम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे मैंने अभी इसको ये अपना ये सैलरी लिखी है इस बंदे की। ठीक है। तो इसकी ये तकरीबन सैलरी है इतनी, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ये आ जाता है। यहाँ पे इसको लिख के सैलरी को उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, फिर ये वाली मेन्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने शो ये करना है कि दूसरे नंबर पे आपने आ जाना है टैक्स पे। ये आपकी सैलरी थी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स जो है ना इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाना है एडजस्टेबल
ٹیکس پہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ مینیو جو ہے یہ کھل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ مینیو جب کھلے گی تو یہاں پہ آپ کا جو ہے نا یہ ہونا ہے، یہ خالی ہونا ہے. یہاں پہ کھانا جو ہے نا یہ خالی ہونا ہے. آپ نے اس کو فل کرنا ہے. کیسے فل کرنا ہے؟ جسٹ اس کو کلک کریں گے تو جو بھی آپ کا ٹیکس کٹا ہے یا اب تک جون تک، تو وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا. وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے کہ کتنا کٹا ہے. اس بندے کا کٹا ہے تقریباً 6288 کٹا ہے سالانہ جون تک. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے وہ ٹیکس کا کیسے پتہ چلے گا کتنا آپ کی ڈیڈکشن ہوئی ہے؟ تو آپ نے جسٹ آپ کی جون کی جو سیلری سلپ ہے وہ لے لینی ہے. جون کی سیلری سلپ کے اوپر لکھا ہوگا کہ ٹل جون تک آپ کا جو ہے وہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. تو وہ والی اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. لکھنے کے بعد یہاں پہ جسٹ آپ نے کیلکولیٹ کر دینا. تو یہ آپ کی ہو جائے گی ایڈ. اس کے بعد تیسرے سٹیپ پہ آپ نے آ جانا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں تو آپ نے آ جانا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس پہ آ جانا ہے. کامن ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ، ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ آ جائے 116 ویلتھ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آپ نے آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے پورے سال میں انکم تو آپ نے شو کرتی ہے اور آپ کا ابھی خرچ کتنا ہوا ہے وہ یہاں پہ شو کرانا ہے. تو پرسنل ایکسپینسز پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ پرسنل ایکسپینسز ہو گئے. تو یہ دیکھیں جی آپ نے یہاں پہ ابھی آ رہا ہے نا 5,82,000. ابھی آپ نے یہ تو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. آپ نے اپنا جو ہے نا وہ لکھنا ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے وہیکل جو ہے رننگ مینٹیننس وہ، اس کے بعد کوئی ٹریولنگ پہ خرچہ ہے وہ، الیکٹریسٹی آپ نے جو اپنا تقریباً آپ کا 1 سال کا جو ہوا ہے وہ والا خرچہ. اس کے بعد گیس کا، ٹیلی فون کا، جو بھی آپ کا خرچے ہیں، میڈیکل کے کتنے ہیں، یا کوئی ایسٹس ہے، کوئی انشورنس ہے، سیکیورٹی ہے وہ والی. اس کے بعد کلب فنکشن گیدرنگ جو بھی آپ نے 1 سال میں خرچے کیے ہیں وہ سارے اس کے اندر وہ ایڈ کر دینے. جو بھی آپ کے ادر پرسنل ہاؤس ہولڈ ہیں یا کنٹریبیوشن فیملی کے ساتھ کی ہے، جو بھی جتنے بھی اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ خرچ کیا ہے لمسم، مطلب ایگزیکٹ تو بندے کو نہیں پتا ہوتا لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا میں نے خرچ کیا. جب یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ انٹر کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو دبانا ہے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ساری جو اماؤنٹ ہے نا وہ ساری جمع ہو گئی. جس طرح یہ آئی ہوئی ہے اس طرح سے آ جائے گی. ٹھیک ہے. پرسنل ایکسپینسز ہو گئے آپ کے. اس کے بعد آپ نے جانا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کے سب مینیو ہے پرسنل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے تو آپ کی ایڈ ہے، جو بھی پراپرٹی ایڈ ہے، جو اپنا نان کمرشل جو بھی چیز ہے آپ کی وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کتنی ہے. وہ مطلب وہ تو پہلے ایڈ ہے. اگر کوئی نئی چیز آپ اس سال کے اندر اگر کوئی اور چیز آپ نے کوئی گاڑی لی ہے، کوئی پلاٹ لی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ مینشن کریں گے. اس کو جو بھی جس قسم کی بھی ہوگی اس کو پلس کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے، ایڈٹ کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو اگر آپ نے کوئی بھی چیز نئی نہیں لی تو پھر آپ وہیں سے جو پہلے آپ کے کامن ویلتھ ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے. اچھا جی. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جناب ریکنسائل نیٹ ایسٹس جو ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو انکم ڈکلیئر آپ نے کی ہے وہ یہ والی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے. اپنا جو ایسٹ پرانے جو پچھلے سال کے ایسٹس تھے وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو پیچھے آپ نے دیکھا تھا نیٹ اس میں اپنا پرسنل ایکسپینسز میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو آپ کا یہ 715 تھی وہ آپ کی انکم تھی اور 582 آپ کا کیا تھا کہ آپ کا خرچ تھا. تو 582 میں سے جب آپ یہ 715 میں سے یہ جو آپ کا خرچ ہے 5,80,000 وہ نکالیں گے تو یہ اماؤنٹ بچتی ہے 1,33,935. تو یہ والی آپ کی جو ہے نا وہ رقم وہ باقی رہ جائے گی. یہ دیکھیں پرسنل ایکسپینسز اتنے تھے. یہ
आउट फ्लॉज कौन से होते हैं जो आपने खर्च किए हैं, और इन फ्लॉज क्या है जो आपकी इनकम हुई है। तो उसके दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी जो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी एसेट्स में। ठीक है, इंक्रीज है तो फिर इंक्रीज कर दे, अगर डिक्रीज है तो आप यहाँ पे मतलब डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आपने आमदन से ज़्यादा खर्चा किया है तो फिर आपके जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे हमने आमदन से कम शो किया है कि खर्च हमारा कम हुआ है, तो आपके कुछ न कुछ पैसे वो बच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो अपना पर्सनल एसेट्स हैं उसमें एक चीज़ का आपने देखना है कि आपकी जो भी अमाउंट है वो कोई अगर आपने कोई भी चीज़ ली है तो वो इसमें जो है ना वो लाजमी शो करनी है आपने। तो आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपकी जो आपने खर्चा किया और आमदन है उसके बाद जो बचत है या फिर आपकी डिक्रीज हुई है, तो वो आपकी जो कैश नॉन बिजनेस में जो पिछला आपका जो भी कोई कैश वगैरह है उसमें आपने वो ऐड कर देना है। यहाँ पे पहले पिछले साल जो था वो कम था, 6 लाख समथिंग था, तो उसके अंदर हमने खुद से वो ऐड करके वो 133 जो बचा है वो हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया ताकि हमारी अनकंसाइल जो है ना रिकंसाइल वो कोई भी अमाउंट ना हो। तो जब इसमें आप यहाँ पे ऐड कर देंगे उसके बाद आप इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आपकी सारी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद रिकंसाइलेशन भी आपने चल जाए रिकंसाइलेशन में, तो यहाँ पे भी आपने तो देखना है कि ये यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ना यहाँ पे जीरो होना चाहिए एंड पे। जब आप सारी अमाउंट्स की जमा नफी कर लेते हैं, मतलब जितना आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है, जो भी आपका प्रॉपर्टी में कमी आई है या फिर बेशी आई है, तो इसमें सैलरी वाले का तो तकरीबन अगर आपने कोई चीज़ नहीं ली तो फिर आपका सिर्फ जो है ना नॉन कैश में जो आपने रखे होंगे ना उसमें आपने ऐड कर लेने हैं या कम कर लेने हैं। अगर आपकी बचत है तो फिर आपने इसमें ऐड कर लेने हैं, जो भी आपका नॉन कैश नॉन बिजनेस जो है वो कैश है उसमें ऐड कर ले, जो आपकी बचत है ये वाली, ठीक है, उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका जो रिकंसाइल अमाउंट है वो ये ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो होना ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका तमाम जो डाटा है वो दुरुस्त है। इसको जमा मैंने आपने इस तरह से करना है कि ये ज़ीरो आए एंड पे। जब इसको कैलकुलेट करें तो अनकंसाइल रिकंसाइल अमाउंट जो है वो ज़ीरो है। ये देखें, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि 582 खर्च था और ये आपकी आमदन थी और ये इंक्रीज़ हुआ क्योंकि 5/7/15 से 582 निकालेंगे तो ये बचेगी अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है वो हमारा पिछला जो नॉन बिजनेस कैश है उसके अंदर डाल देंगे, तो फिर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अनरिकंसाइल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अपने एक्सपेंसेस भी कर लिए, जो बचत थी उसको भी ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली और जो टैक्स हमारा कटा था वो भी हमने काट लिया, इधर उसमें रख दिया। तो अब आप इसको प्रिंट सबमिट करने से पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये आया सही हुआ है कि नहीं। इसको हम करेंगे यहाँ से प्रिंट, ठीक है। आपने इसमें यह चीज़ चेक करनी है, अभी PDF में इसको मैंने ओपन किया कि नेट एसेट्स जो थे करंट ईयर वो इतने हैं, ठीक है, और रिफंडेबल इनकम टैक्स कितना है 3390, क्योंकि जो टैक्स चार्जेबल था वो था 2898, लेकिन जो सैलरी स्लिप में से कटा है वो इतना, वो हमने आपको याद होगा कि 6288 था, तो ये 33 ये FBR की तरफ ड्यू है। जो रिफंडेबल है इनकम टैक्स ये FBR की तरफ से होता है, और अगर ये अमाउंट नहीं आती ये वाली टैक्स चार्जेबल होता है। अगर आपका टैक्स ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, और आपका कटा कम है और जो है डिडक्शन मतलब कम हुई है और बनता ज़्यादा है तो फिर आपको पे करना होगा, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। ये आपका कंप्लीट हो गया, उसके गूगल क्रोम की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट है। तो हम अब इसको क्या करते हैं, करेंगे सबमिट, ठीक है। सेव कह रहा है कि सेव कर लें, सेव हमारा ऑलरेडी है, दोबारा कर लेते हैं सेव। उसके बाद सेव एक दफ़ा हमने क्योंकि एडिटिंग की है इस वजह से आप इसके अंदर आ रहा है कि आप पहले सेव भी कर लें। इसको सेव कर लिया, उसके बाद हम इसको करेंगे सबमिट।
ٹھیک ہے. یور ٹاسک ہیز بین لاک فار ریویو کائنڈلی ویریفائی اینڈ سبمٹ. تو اس کے بعد یہ آپ کو یہ دیکھیں آ گیا, یہ نیم آ گیا ہے, سی این آئی سی وغیرہ, سیلف پرسن سارا سیکشن فلاں یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سبمٹ. آپ کا پن جو ہے وہ جو آپ نے شروع میں ڈالا ہوگا وہی ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے اور کمپلیٹ ٹاسک میں آ جانا ہے. اس کے بعد یہ مجھے میسیجز آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پرانے میسیجز ہیں. یہ دیکھیں ٹیکس ایئر 2023 114 یہ ٹاسک کمپلیٹڈ کا جو ہے وہ آ گیا ہے کہ یہ 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 تک جو ہے نا وہ ٹاسک جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا. اس کو جب اوپن کریں گے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کر لیتے ہیں پرنٹ. وہ یہ سارا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہے. تو اماؤنٹ اس کی یہ دیکھیں یہ 0 آ رہی ہے, ٹیکس پیبل RS نیل. ٹھیک ہے, تو اس کی ٹینشن نہیں لینی. تو یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ جو گوشوار